Hello everyone, welcome back with a new video of the chapter Current Electricity. In this video, we learn about the resistance. हम यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन भी करेंगे, रेजिस्टेंस के जितने ही फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो सारे फॉर्मूले जानेंगे हम लोग यहाँ पे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस के साथ। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? तो इसके नेम में छुपा हुआ है, देखो रेजिस्ट यानी कि रोकने वाला, ठीक है, अपोज करने वाला, रोकने वाला। तो रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की कि वो अपोज करती है फ्लो ऑफ चार्ज। तो जब किसी कंडक्टर चार्ज फ्लो होता है तो क्या कहते हैं? उसे करंट कहते हैं। तो उस करंट का अपोज जो करता है किसी भी कंडक्टर में, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमारे पास इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट हमारे पास होती है क्या? ओम। ये सिंबल है ओम का। रेजिस्टेंस ये है, आपने ये होता क्या है इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है? तो लेट अस कंसीडर वी हैव अ कंडक्टर। ये एक हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर को हम लोग एक बैटरी के साथ कर देते हैं कनेक्ट, ठीक है। अभी हमारा सर्किट जो है ये ओपन है, ठीक है, क्लोज सर्किट नहीं है। तो इसमें ये जो हमारे पास हमने कंडक्टर लिया है, इस कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली क्या होते हैं, वो फिर भी मूव कर रहे होते हैं। बिना करंट पास किए भी इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास? रिवॉल्व होते हैं। आपको पता ही न्यूक्लियस अराउंड रिवॉल्व होते रहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पे मूव हो रहे हैं, इनकी अच्छी खासी स्पीड है, बट इनकी क्या है? डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। इनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो होता है 0। इस वजह से हमारे पास इसमें कोई करंट नहीं है। जैसे ही आप इस की को प्रेस करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास, जो अलग अलग डायरेक्शन में थे, ये सारे के सारे आपके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाते हैं, ठीक है। और ये मूव करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल की तरफ, ठीक है। तो जिस स्पीड से ये ड्रिफ्ट होकर के आते हैं, इनकी स्पीड को करंट पास होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आप 12th में पढ़ोगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरह रिवॉल्व। अब यहाँ पे क्या है, इस कंडक्टर के अंदर क्या है? लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या होता है? कोलिजन होता है, ये आपस में टकराते हैं। तो जब ये आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? इनका फ्लो का अपोज होता है, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं कि व्हाट इज करंट, आप जानते हैं करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हमारा जो करंट है टाइम के क्या इनवर्सली है। जब ये टकराते हैं आपस में तो इनका जो टाइम इंटरवल है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। तो करंट क्या होता है भाई हमारा? कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ओके। तो इनके कोलिजन से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन से, इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन से हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? चार्ज का फ्लो का अपोज होता है, जिससे क्या होता है? हमारे पास करंट का अपोज होता है, और इसे हम कहते हैं क्या? रेजिस्टेंस। आई होप आपको समझ में आ गया हो रेजिस्टेंस एक्चुअली है क्या। अब क्या है हमारे पास? रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो जिस कंडक्टर के, जिस भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है हाई होगी, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, करंट उसमें क्या होगा? उतना ही कम होगा। करंट क्या होगा हमारा? उतना ही कम जाएगा। रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट क्या होगी हमारे पास? कम। और रेजिस्टेंस स्मॉल होगा तो करंट क्या होगा हमारे पास? ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमारे घरों में जो वायर लगी होती है कॉपर की वायर होती है सिंपली। तो कॉपर वायर हम क्यों यूज करते हैं? बिकॉज कॉपर वायर हैव द लीस्ट रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। अगर बात करें हमें गुड कंडक्टर की, तो व्हाट इज अ गुड कंडक्टर? तो गुड कंडक्टर क्या होता है? तो ऐसा कंडक्टर, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है हमारे पास? वेरी लो हो, बहुत ज्यादा स्मॉल हो, तो उसमें करंट इजीली पास होती है, दैट इज कॉल्ड गुड कंडक्टर, ओके। और गुड कंडक्टर एग्जांपल में बात करें तो हमारे पास क्या है? एक सिल्वर, चांदी, ठीक है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने रेजिस्टेंस वर्ड जो है आपने सुना था ओम्स लॉ में, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, दिस इज द ओम्स लॉ, ओके। तो यहां से V अपॉन आई इज इक्वल टू क्या है? R, यानी वोल्टेज और करंट का रेशियो R यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ आपने जो पढ़ा था कि वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है, या करंट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। बट रेजिस्टेंस यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा वोल्टेज और करंट के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है? आपको मैंने बताया कि वो कोलिजन अंदर जो हमारे पास हो रहा है, ठीक है। और वो कोलिजन डिपेंड किस पे करता है उसको भी देखते हैं हम लोग। तो फिलहाल बात करते हैं ओम्स लॉ की। तो ये हमारा V अपॉन आई इक्वल टू R है। तो आपने ओम्स लॉ बनाया था
ग्राफ बनाया था ओम्स लॉ में, वी आई ग्राफ, तो ये ग्राफ था स्ट्रेट था। तो ये जो हमारा ग्राफ स्ट्रेट आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं ओ ए। ओके, ये हमारा लाइट एंगल थीटा है, जो भी एंगल हमारे पास है थीटा एंगल है। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल बना लूँ, ठीक है, अगर एक ट्रायंगल यहाँ पे कंसिडर कर लिया जाए, तो यहाँ पे जो स्लोप होता है, स्लोप इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, tan थीटा। स्लोप इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो जब हमारे पास ग्राफ वी आई ग्राफ होता है, जब हमारा ग्राफ क्या होता है, वी आई ग्राफ होता है, तो यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है हमारे पास स्लोप। ये जो आपको स्लोप दिखाई दे रहा है ओ ए, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ओके, और ये स्लोप हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये स्लोप को हम बोलते हैं tan थीटा। स्लोप हमारे पास क्या होता है, इसे हम कहते हैं tan थीटा। इट मींस रेजिस्टेंस इन अ वी आई ग्राफ इज कॉल्ड स्लोप। ठीक है, तो जो भी स्लोप की वैल्यू होगी उसे हम रेजिस्टेंस कहेंगे। और tan थीटा आप कैसे निकालते हैं, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ए बी है आपका, बेस यहाँ पे क्या है, बी ओ है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे tan थीटा, और वहां से जो वैल्यू आएगी tan थीटा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया। अगर ये ग्राफ हमारे पास इस तरीके से हो, आई वी ग्राफ हो, अगर आई वी ग्राफ, तो भी स्ट्रेट बनेगा, तो भी ग्राफ हमारा स्ट्रेट बनेगा। बट इस केस में हमारे पास यहाँ पे आप जब स्लोप लिखेंगे, स्लोप, ओके, तो यहाँ पे जब स्लोप आएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होगा। यानी कि आई वी ग्राफ में tan थीटा जो होता है, यानी कि वो 1/r होता है, और वी आई ग्राफ में जो tan थीटा होता है हमारे पास क्या होता है, डायरेक्टली टू r होता है। तो इस चीज को ध्यान देना है, एग्जाम में कभी भी ग्राफ को आपको गौर करना है कि वी आई ग्राफ है या आपका आई वी ग्राफ है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं आर इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, वी अपॉन आई। ठीक है ना, तो ये जो लाइन आपका ए बी है वोल्टेज है, तो ये आपका वोल्टेज होगा, ये आपका क्या होगा, करंट हो गया। डेल्टा वी बाय डेल्टा है आपका आर होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा डेल्टा आई, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा वी। डेल्टा मतलब हो गया आपका डिफरेंस, चेंज। ठीक है, तो डेल्टा आई बाय डेल्टा वी यहाँ से क्या हो जाएगा, वो 1/r हो जाएगा। तो ये स्लोप आपका जो है इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक तो तरीका आपके पास ये है जो कि बाय ओम्स लॉ होता है। ओके, अब देखते हैं इसका दूसरा तरीका। एक ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास, बायोग्राफिकल मेथड कह सकते हैं आप इसे, तो ग्राफिकली हम ऐसे करते हैं कैलकुलेट। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग, अब एक फॉर्मूला है जिसका प्रूफ तो आप करेंगे 12th में जाकर के, बट मैं आपको अभी फिलहाल बता देता हूँ सिंपल ये कि R इक्वल टू ml अपॉन n² टाउ। अभी मैं ये फॉर्मूला आपको डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ कंसेप्ट्स हैं रेजिस्टेंस को लेके, आपको इसी 10th क्लास में जानने जरूरी है। इसका जो डेरिवेशन है वो 12th में आएगा, फिलहाल आप यहाँ पे याद कर सकते हैं ऐसे। ये जो m है, m हमारे पास क्या होता है, मास होता है, l क्या होता है हमारे पास, लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये n का मतलब होता है नंबर डेंसिटी, n का मतलब होता है नंबर डेंसिटी। ये E का मतलब क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। A हमारे पास यहाँ पे क्या है, A होता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और बचा टाउ, ये जो है इसे हम कहते हैं टाउ। ठीक है, टाउ, तो ये इसका मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। अब हमारे पास ये सारी चीजें क्या समझ लो कि लेट अस कंसीडर ये हमारे पास एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर का एक लेंथ तो होगा। ओके, तो ये जो इसका यहाँ पे एरिया हमारे पास जो होता है इसे कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होगा इसका एक लेंथ भी होगा। अब इसके अंदर क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। अब अलग अलग तरह के कंडक्टर्स में हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या होता है, हमारे अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो जो हर कंडक्टर के लिए अलग अलग होता है। तो आप सिंपली से कह सकते हो कि ये किस पे डिपेंड करता है, हमारा नेचर ऑफ कंडक्टर पे। ये किस पे डिपेंड करता है हमारे पास, नेचर ऑफ कंडक्टर पे। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को लोग बताइए,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होगा टाउ। रिलैक्सेशन टाइम की बात हम कर रहे हैं, तो रिलैक्सेशन टाइम बस यहाँ पे क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो आपस में टकराते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कोलिजन हुआ, जो टकराने का जो टाइम इंटरवल होता है, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो करेगा, कितना स्पीड फ्लो करेगा, वो डिपेंड करता है कि वो टकरा रहे हैं तो उनके बीच में टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है। तो इन फैक्टर से आपको एक चीज क्लियर हो जाती है क्या, कि रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है। देखो मास तो वहां फिक्स होता है, ठीक है, जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है आपको साफ दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस लेंथ की डायरेक्टली है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें क्या हम लोग कि फैक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, किन किन फैक्टर पे रेजिस्टेंस जो है आपका वो डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो पहला जो फैक्टर हमारे पास, देखो मास तो कांस्टेंट है, हम इसकी बात नहीं करेंगे। लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कि वायर जितना ज्यादा बड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा हो जाएगा। दूसरा डिपेंड किस पे करता है हमारे पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मार्कर है, तो मार्कर के आगे का जो यहाँ पे हिस्सा ही सर्कल है, तो सर्कल कह रहा है क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो अगर हमारे पास जैसे ये हमारे पास क्या है, डस्टर है, अगर मैं डस्टर आपको ऐसे दिखा रहा हूँ तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, सामने एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब क्या होता है कि सामने आपको जो फ्रंट है उसका वो क्या है, उसके हिसाब से। तीसरा हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है हमारा एक एन क्या पास, नेचर ऑफ कंडक्टर, कि हम जो वायर ले रहे हैं, सिल्वर ले रहे हैं, कॉपर ले रहे हैं, एल्यूमिनियम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। और उसके बाद क्या है हमारे पास, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसकी बात नहीं करते हैं, बट मैं बताता हूँ कि ये डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर पे। तो इन चारों पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं एक साथ। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर आपको फॉर्मूला याद हुआ तो आपको चारों पॉइंट भी याद हो जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पे अब ये क्या आता है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इन फैक्टर्स की, डिस्कस करते हैं इन फैक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाक से। तो डिस्कस करते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। अब देखिए कंडक्टर लेंथ जितना ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, उतने ही आपकी क्या हो जाएंगे, ज्यादा होते चले जाएंगे, है ना। और उसमें हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस भी क्या होगा, फिर उनके बीच जो कोलिजन है, कोलिजन बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे लेंथ पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, रेजिस्टेंस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। दूसरी बात, अब हमारे पास देखो एक ये कंडक्टर है और एक ये कंडक्टर है, दोनों का लेंथ तो सेम है, बट आपको दिख रहा होगा कि इसका एरिया ए है और इसका एरिया हमारे पास 4a है, इसका एरिया जो है 4 गुना ज्यादा है, ये थिन वायर है, थिक वायर है। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, अब देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होने की जो जगह है, वो जगह भी क्या मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मिलेगी। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे जो कोलिजन का जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, टाइम पे बढ़ने के चांस क्या है हमारे पास। ठीक है, जो इनका जो कोलिजन है तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव हो सकते हैं, ज्यादा स्पेस हमारे पास यहाँ पे है। तो इन दैट केस यहाँ पे जो हमारे पास करंट है वो क्या होगी, इजिली फ्लो होने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एरिया ज्यादा होने से करंट इजिली फ्लो हुआ, तो करंट इजिली फ्लो कब होता है, जब रेजिस्टेंस कम हो जाए। ठीक है ना, तो एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता है, इट मींस जो है रेजिस्टेंस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर के इनवर्सली होता है। जितनी मोटी वायर होगी करंट उसमें उतना ही ज्यादा जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि इसमें जो है रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, जब इन दोनों फैक्टर को आप मैच करते हैं, यहाँ पे ये हमारा 1 हो गया, हमारा 2 हो गया, तो ये मिलता है आपको L/A। और ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है हमारे पास एक रो, ये जो हमारे पास कांस्टेंट है इसे हम कहते हैं रो। ठीक है, रो रो कह सकते हो आप इसे। तो हमारे पास यहाँ पे जो रो है इसे हम कहते हैं क्या, रेजिस्टिविटी, इसे हम कहते हैं क्या, रेजिस्टिविटी। इसको डिस्कस करेंगे, पहले रेजिस्टेंस की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड कर रहा है, नेचर पे और टेम्परेचर पे। नेचर तो समझ गए होंगे आप, जैसा जैसा आपका मटेरियल होगा वो उस तरीके से वेरी करेगा। टेम्परेचर वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए समझते हैं इसको।
अब लेट अस कंसीडर दिस इज अ कंडक्टर, ये एक कंडक्टर है और इसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बर्नर से इसे हम हीट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन पहले मूव कर रहे थे वो क्या थे, अपने अपने मूव कर रहे थे, अपनी उनकी जो स्पीड है उनकी स्पीड से मूव हो रहे हैं। बट जैसे इनको हीट मिलने लगा, जैसे इनको हमने गर्म किया, तो ये जो हीटिंग एनर्जी है, जो यहाँ पे वापस क्या है, हीटिंग इफेक्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे जो हीट एनर्जी है, सिंपल से बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो हीट एनर्जी है वो कौन ले रहा है, तो हीट एनर्जी गेन कौन कर रहा है, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है। तो ये जब गेन करेंगे तो ये कन्वर्ट कर लेंगे इस एनर्जी को किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। ये किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये जो हीट एनर्जी कंडक्टर को दी जाती है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी में। और सब जानते हैं काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी क्या होती है, इनकी बढ़ जाती है। तो किसी भी कंडक्टर को गर्म करने पे वो क्या होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं और उनकी एनर्जी क्या होती है, गेन होने के कारण उनकी स्पीड बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम इनका अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला, R = ml/ne²a τ। तो इनके स्पीड बढ़ने से टाइम इंटरवल जो है वो कम हो गया। तो आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस जो है टाइम के यहाँ पे जो है, टाइम के यहाँ पे क्या है, इनवर्सली है। तो टाइम घटेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि जब टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ने से टाइम घटा और टाइम घटने से रेजिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ पर इंक्रीज हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी कंडक्टर का बढ़ता है, ठीक है। और करंट क्या होती है यहाँ पे, उस करंट में करंट क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। करंट क्या होती है यहाँ पे फिर कम होने स्टार्ट हो जाती है। तो ध्यान देना किन किन फैक्टर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, लेंथ पे, एरिया पे, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की जो इन फॉर्मूले बेस्ड है। तो ये फॉर्मूला हम फिर से देख लेते हैं फॉर्मूला एक बार। तो रेजिस्टेंस की जो न्यूमेरिकल्स आपके साथ हैं, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड की बात करें हम लोग, तो हमारे पास अभी 3 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हमारे पास है। पहला जो फॉर्मूला हमारे पास क्या है वो है बाय ओम्स लॉ V/I = R। तो यह भी हमारा कई बार यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। उसके बाद एक फॉर्मूला भी आपको ने क्या बताया, R = ml/ne²a τ। ये आपका जो है 12th स्टैंडर्ड में आएगा। और आपने पढ़ा है R = ρl/a। तो पहले के न्यूमेरिकल देखे हम लोग, पहले हम पढ़ लेते हैं रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल। तो देखिए रेजिस्टिविटी एक्चुअली क्या है, अभी आपको मैंने बताया कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो इनको हम मर्ज करते हैं क्या मिलता है, L/a, और जो हटाते हैं कांस्टेंट आता है हमारा ρl/a। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो रो है इसे हम कहते हैं क्या, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि होती है ओम मीटर, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में ओम और मीटर ऐसे लिख देते हैं, ये यूनिट ध्यान रखेंगे आप लोग। अब ये तो होता क्या एक्चुअली में क्या, तो किसी भी कंडक्टर में जो है कितना करंट अपोज होगा, ये भी हमारे पास एक नेचर है जो कि हर कंडक्टर के लिए अपना सबका अलग अलग होता है और फिक्स होता है, ठीक है ना। ये नहीं डिपेंड, देखो ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये डिपेंड नहीं करता लेंथ एरिया पे, ठीक है। ये जब कांस्टेंट है इसको ऐसे समझ सकते हैं। आपने अभी एक पढ़ा रेजिस्टेंस फॉर्मूला क्या, ml/ne²a τ। अभी मैंने बताया आपको फॉर्मूला, एक ये भी होता है और एक ये भी होता है। ये दोनों ही रेजिस्टेंस के फॉर्मूले हैं। आप इन दोनों को इक्वल करो आप बाय 1 और 2 से, दोनों रेजिस्टेंस है ना। तो ρl/a = ml/ne² τ। तो आप देखेंगे L/a से L/a कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ρ आपको मिलेगा m/ne² τ, ठीक है ना। तो आपको साफ दिख रहा है फॉर्मूले में रेजिस्टिविटी जो है लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है 4 फैक्टर्स पे, लेंथ, एरिया, नेचर एंड टेम्परेचर। बट रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती लेंथ और एरिया पे। बच्चे कौन से 2 फैक्टर डिपेंड करता है, तो रेजिस्टिविटी जो डिपेंड करती है, पहला डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल। और दूसरा क्या है पास, टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। रेजिस्टेंस के 4 फैक्टर हैं, रेजिस्टिविटी का हमारे केवल और केवल 2 फैक्टर है। ठीक है, कई तरह के आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो जाए, चाहे रेलवे हो जाए, चाहे एसएससी हो जाए, चाहे बैंकिंग का हो जाए, किसी का भी एग्जाम हो जाए, ये क्वेश्चन अक्सर आता ही आता है। आपका रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। ओके, तो यहाँ से रेजिस्टिविटी अब क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है। अच्छा, रेजिस्टिविटी एक डेफिनेशन की हम बात करें, रेजिस्टिविटी को रेजिस्टेंस की फॉर्म में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। रेजिस्टिविटी को रेजिस्टेंस की फॉर्म में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो समझो इसे, ये कंडक्टर है, लेट इट्स लेंथ इज 1 मीटर और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज द 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू अपने पढ़ा कि रो एल बाय ए। तो जब हमारे पास लेंथ और एरिया दोनों 1 1 हो जाएंगे तो ये आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो। यानी कि रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी होती है कब, जब कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर हो जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाए हमारा 1 मीटर स्क्वायर। इट मींस रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस, ये भी करंट का अपोज करता है। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर having length 1 meter and area of cross section is 1 मीटर स्क्वायर। तो ये भी इसकी डेफिनेशन है किसकी, रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी यूनिट क्या होती है हमारी, ओम मीटर। ओके, तो ये तो था रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में। इसके बाद थोड़ा सा रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, बट पहले एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल एक्चुअली जो आते हैं वो ऐसे आते हैं आपके कि कोई वायर है, उस वायर का जो लेंथ है उसको हमने डबल कर दिया। ठीक है, तो लेंथ डबल कर दिया, हमने से खींचा वायर को, हमने स्ट्रेच किया, एक इतनी वायर थी हमने स्ट्रेच के खींच लंबा कर दिया, अब उसकी लेंथ 12 हो गई है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला जो है आपको मैं बता देता हूँ क्या है। रेजिस्टेंस को हम डिफाइन एक फॉर्मूला बना लेंगे, किसमें, रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। बहुत जरूरी है इसको जानना। ठीक है, ये फॉर्मूला क्लियर होती है आपके रेजिस्टेंस के आधे न्यूमेरिकल जो है 10th लेवल के, वो तो आपके इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो क्या है फॉर्मूला, देखिए रेजिस्टेंस इक्वल टू, आपने जो पढ़ा है फॉर्मूला वो है रो एल बाय ए, आपने अभी पढ़ा। अगर मैं इसे लेंथ से मल्टीप्लाई और लेंथ से डिवाइड कर दूं तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, रो ऊपर हमारा एल और एल स्क्वायर, नीचे एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम, आपने पढ़ा है ना वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एल। तो ये एरिया इंटू लेंथ क्या होता है हमारा, वॉल्यूम। तो इसे हम कह सकते हैं एरिया इंटू लेंथ को हम लिख देंगे पे क्या, वॉल्यूम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, ये पहले एक वायर हमारे पास है। ठीक है, ये एक वायर है जिसका लेंथ हमारे पास एल है और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमारे पास ए है। अब इसको हमने खींचा और खींच के हमने इसको डबल कर दिया। ठीक है, अब इसकी लेंथ कितनी है, 12। तो जाहिर सी बात है इसके एरिया भी चेंज होगा। एरिया क्या होगा उसका, ए डैश, एरिया चेंज होगा ना। तो कौन सी चीज है जो चेंज नहीं होती है उसको समझना है। तो देखिए ये एक तो होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। तो ठीक है, तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट हो गई। यहाँ पे देखो वॉल्यूम, पहले इस वायर का जो वॉल्यूम था अभी भी तो वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम चेंज ही नहीं होता ना। जब हम किसी को हम क्या मोल्ड करते हैं, आपने 10th में मैथ में पढ़ा होगा ये, कि अगर हम किसी की शेप चेंज करते हैं तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि रेजिस्टिविटी तो पहले से ही कांस्टेंट होती है, क्योंकि ये लेंथ एरिया डिपेंड नहीं करती, और वॉल्यूम भी क्या यहाँ पास यहाँ पे कांस्टेंट है। ओके, तो रेजिस्टिविटी वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट हो गए। इसका मतलब रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एल स्क्वायर। रेजिस्टेंस लेंथ क्या हो गया आपस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो जब कभी हम किसी कंडक्टर का लेंथ को हम डबल कर दें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा उसका, लेंथ को हमने क्या कर दिया, हमने डबल कर दिया। तो आपको साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो 4 टाइम्स हो जाता है। नया रेजिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, उसका स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स हो जाता है। ये न्यूमेरिकल आपका
जो सीबीएसई पता नहीं कितनी बार आ चुका है ये, ठीक है। और ये सीबीएसई नहीं, आपका रेलवेज एग्जाम में, हर तरह के एग्जाम्स में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पढ़ते हैं क्या है। वी हैव अ कॉपर वायर रेजिस्टेंस आर, हमारे पास एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस आर है। दिस वायर इज पुल्ड सो दैट इट्स लेंथ इज डबल, इसको इस तरीके से खींचा गया कि इसकी जो लेंथ है वो क्या हो गई, डबल हो गई। तो देखिए ध्यान से, इसको जो हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले बात तो रेजिस्टेंस जो उसका पहले लेट करते हैं वो आर था, ठीक है। और जब मैंने पुल किया तो पता नहीं क्या हो गया, लेंथ पहले इसकी थी एल, अब जो नई लेंथ है वो कितनी है इसकी, 2L। देन फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर इन टर्म्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस। तो ये जो नया रेजिस्टेंस जो R2 है वो क्या होगा, आपको यही कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो अभी आपको मैं बताया कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। आप सिंपल लगाओ ये फॉर्मूला, आपको कोई बड़ा मेथड में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने बताया रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ से आपका आया, रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम से आया, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करें R2 अपॉन R1 इक्वल टू क्या होगा, L2 अपॉन L1 का स्क्वायर। ओके, तो देख लेंगे यहाँ पे हम लोग R2 बाय R1, R1 तो R है, L2 कितना हमारा 2L हो गया, ये वापस कितना L है। ओके, तो R2 कितना आ गया, R क्रॉस मल्टीप्लाई 4R। तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, 4 टाइम्स हो जाएगा। सिंपल ऐसे करते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक लॉन्ग मेथड है, पहले एरिया निकालो फिर द्वारा लगाओ फॉर्मूला, वो आपका लेंथ ही बढ़ जाता है। अब इसके बाद हम लोग करते हैं रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए अब हम पढ़ते हैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो ये हमारे जो है बहुत सारे जब रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं सीरीज में, पैरेलल में, तो हम जान लेते हैं पहले फॉर्मूला क्या होता है, और फिर हम लेंगे ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल करेंगे आपके कि जो आपको हर तरह के एग्जाम में काम आने वाला है, ठीक है, और 12th लेवल तक के एग्जाम में काम आएंगे। तो देखिए पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे जो है 3 रेजिस्टेंस का सेट ले रहा हूं मैं। तो लेट अस कंसीडर रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2 एंड रेजिस्टेंस R3। तो ये हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है और इन्हें कर दिया है कनेक्ट एक बैटरी के साथ। ये हमारे क्या है, एक बैटरी और एक की से हमने कर दिया इसे कनेक्ट, ताकि सर्किट को हम ऑन ऑफ कर सके। ओके, ये वह बैटरी भी है। तो ध्यान से देखेंगे, ये जो रेजिस्टेंस आपके 3 रेजिस्टेंसेस हैं, तो यहाँ पे जब करंट पास होना स्टार्ट होगा इसमें, ठीक है, तो पहला जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू जो हमारा पोटेंशियल होगा वो हमारे पास क्या होगा, लेट V1 होगा पहले वाले के लिए, दूसरे वाले क्या होगा, लेट V2 होगा, और तीसरे के लिए क्या होगा, लेट V3 होगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, लेंथ आगे बढ़ती है, तो हमारा जो वर्क डन है, चार्ज को मूव कराने की वर्क बढ़ेगा, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, चेंज होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होता है, हमारा चेंज होता है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। जब पॉइंट्स अलग अलग है तो यहाँ पोटेंशियल भी क्या होगा, अलग अलग होगा। एक बात ये होगी। उसके बाद अब जो करंट जो है, जितना करंट आपका R1 से जाएगा उतने आपका R2 से जाएगा, उतना R3 से जाएगा। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। वो सब में क्या है, वो सेम जाता है, ठीक है, बट सबका जो पोटेंशियल है वो आपका क्या है, अलग अलग हो जाता है, ठीक है। बात हमारी पास ध्यान देने वाली बात ये। तो हमने पढ़ा है फॉर्मूला बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम जानते हैं V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो बात करें फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस की, अगर हम बात करें फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस, तो पहले रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल होगा V1 इक्वल टू क्या होगा, IR1, ठीक है। बात करते हैं सेकंड के लिए, तो सेकंड के लिए क्या होगा, V2 इक्वल टू क्या होगा, IR2। और थर्ड की अगर हम बात करें थर्ड के लिए, तो थर्ड के लिए V3 इक्वल टू क्या होगा, IR3 हो जाएगा, है ना। सबका ये पोटेंशियल क्या अलग अलग होगा, ओम्स लॉ में ये तो सिखाता है। तो जो नेट पोटेंशियल हमारे पास है, नेट पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो नेट क्या होगा, करंट इनटू नेट रेजिस्टेंस। तो आप कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो नेट रेजिस्टेंस है मैंने उसको RS से दिखाया है, RS, S मतलब सीरीज, ठीक है।
V1 क्या हमारे पास यहाँ पे IR1, V2 क्या है IR2, V3 क्या है IR3। सबसे कॉमन यहाँ पे क्या आ रहा है I, तो यहाँ मिलेगा आपको R1, R2 एंड R3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको मिलेगा क्या R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो हमको इस तरीके से ऐड करते हैं। ये आपका हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान से आपको डेरिवेशन आना चाहिए, ये डेरिवेशन आपका 12th में भी ये काम आएगा। बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है कि हमारे पास ये जो रेजिस्टेंसेस है अब एक ही कॉमन पॉइंट पे हमारे कनेक्टेड है। ये दोनों तीनों रेजिस्टेंस जो हमारे पास है R1, R2 और R3, वो दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। तो ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हमारा होता है क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप देखेंगे क्या कि जो वर्क डन है, जो चार्ज का जो फ्लो होगा यहाँ पे, जो करंट का जो फ्लो होगा, जो चार्ज का फ्लो है वो ए से बी के बीच में तो है, तो वहाँ पे तीनों के लिए जो पॉइंट है वो सेम है। तो इसलिए इन तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा सेम होगा। इस केस में सबका पॉइंट अलग अलग था तो पोटेंशियल सबका अलग अलग था, बट इन दैट केस पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हमारे पास कांस्टेंट। अब यहाँ से जो करंट पास होगी तो लेट ये I1 गया, इसमें I2 गया और इसमें क्या गया I3। तो करंट के पास तीन रास्ते हैं, जहां भी करंट डिवाइड होना स्टार्ट हो जाए तो ये भी निशानी किसकी है कि हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जब करंट सर्किट में सेम रहता है तो सीरीज होता है, जब करंट डिवाइड होता है तो पैरेलल होता है, ठीक है। तो इन दैट केस करंट इज डिफरेंट। तो हमने पढ़ा है ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ I इक्वल टू क्या होगा V बाय R। भाई V इक्वल टू IR होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाय R। अब यहाँ तीनों में करंट अलग अलग है ना, यहाँ तीनों में पोटेंशियल अलग अलग था, तुमने V1 V2 V3 निकाला, यहाँ तीनों में करंट अलग अलग है तो हम I1 I2 I3 निकाल देते हैं। तो बात करें हम किसके लिए, फर्स्ट के लिए, पहले रेजिस्टेंस के लिए, I1 इक्वल टू क्या होगा V बाय R1, दूसरे के लिए क्या होगा V बाय R2 और तीसरे के लिए क्या होगा, थर्ड के लिए वापस हो जाएगा V बाय R3। तो हमने यहाँ पे क्या है तीनों के लिए लिख दिया। अब देखो जो करंट है हमारे पास वो करंट तो I है ना, जो नेट करंट जा रहा है, इसको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। अब देखो यहाँ पे जो नेट करंट होगा वो क्या होगा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो जो नेट करंट होगा वो क्या होगा V बाय R P, P फॉर पैरेलल, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में RP लिखेंगे और सीरीज में RS। तो I1 क्या होगा V बाय R1, I2 क्या होगा V बाय R2, I3 क्या होगा V बाय R3। ऊपर से कॉमन क्या है सबमें V, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि 1 बाय RP इक्वल टू क्या 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये हमारे पास क्या हो गया इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन एडेड डायरेक्टली, उनको हम डायरेक्टली ऐड करते हैं, बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इनको हम रेसिप्रोकल ऐड करते हैं, ठीक है, इनका रेसिप्रोकली ऐड करते हैं। तो दिस इज अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। ओके, अब हम कुछ अलग अलग शेप्स, अलग अलग डायग्राम्स के लिए हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो इससे पहला तो मैं आपको जनरली लेता हूँ कि हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस है, पहले सिंपल से बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास है 2 ओम, ठीक है। एक रेजिस्टेंस ये हमारे पास है 4 ओम और एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये है 8 ओम। दे आर कनेक्टेड इन बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे आपको 3 रेजिस्टेंस है, तो हमें बताना है इसका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। हमें फाइंड करना है क्या नेट रेजिस्टेंस। बड़ा ही आसान क्वेश्चन लिया मैंने। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनकी नेमिंग करोगे। आप जितने भी रेजिस्टेंस आपके पास हैं सर्किट डायग्राम में उन सभी की आप नेमिंग कर देंगे R1 R2 R3 इस तरीके से। अब देखेंगे सबसे पहले नेटवर्क, जो आपका नेटवर्क होगा यानी जो आपका बॉक्सेस में होंगे, सबसे पहले हम उन बॉक्स को सॉल्व करते हैं, बाहर वाले रेजिस्टेंस को कभी स्टार्ट नहीं लेते। तो पहले इसको देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे R2 एंड R3 आर इन पैरेलल।
तो आपको दिख रहा है कि R2 और R3 आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब क्या, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से चलता है। रेजिस्टेंस तो R2 R3 है, यहाँ पे R2 और R3 लिख देंगे। अब लगा देंगे इनकी वैल्यू। वैल्यू कितनी है इसकी, R2 4 है, ये और 8 है। 4 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8, 4 2 8 8 1, तो ये कितना जाएगा बस 3/8। तो वो 1/Rp है, तो Rp क्या होगा, इसको ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा 8/3 ओम। तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब ये दोनों जो है ऐड हो गए, यानी ये पहला डायग्राम ये था। अब ये डायग्राम आपके लिए हो जाएगा ये इस तरीके से, ये 2 ओम हो गया और ये हो जाएगा हमारा 8/3 ओम। ठीक है, जब इसको सॉल्व किया तो 8/3 आ गया। अब एक रेजिस्टेंस आगे बचा, तो अब हमारे पास जो 3 रेजिस्टेंस थे अब हमें 2 रेजिस्टेंस है। तो इसका ये जो नाम है, अब यहाँ पे ये नाम इसका आरपी है, चलो हमने अभी आरपी निकाला, आरपी रहने देते हैं। और ये क्या है, R1 है। तो R1 एंड आरपी आर इन सीरीज। ये कैसे हमारे पास है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और सीरीज में कैसे ऐड होता है हमारे पास, वो डायरेक्टली ऐड होता है R1 प्लस RP। ठीक है, तो R1 कितना है हमारा 2 और ये कितना हमारा 8/3। एलसीएम ले लेंगे 14/3 ओम। तो ये आ जाएगा इसका जो नेट रेजिस्टेंस जो बोला है, नेट रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का 14/3 ओम। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब देखिए न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है बोर्ड पे, इस तरीके की नेटवर्क है, सबका रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो बताओ कि नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो घबराने वाली बात नहीं है, सबसे पहला काम क्या है, इन सबका आप नेमिंग कर दें, R1 R2 R3 R4 R5 R6 और R7 R8। आप इन सभी की नेमिंग कर दीजिए सबसे पहला काम, क्योंकि सबका रेजिस्टेंस 2 ओम है, कोई दिक्कत और भी आसान हो जाता है। देखो अब R1 और R2 आपस में पैरेलल है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरीके से। तो हमारे यहाँ पे जो 1/R1 है 1/2 और ये भी कितना हमारा 1/2, तो यानी कितना आ गया 1 + 1 यानी कि 2/2, यानी कितना आ गया 1। तो 1/RP = 1 आया, यानी कि RP = क्या होगा हमारा 1 ओम। तो इन दोनों का जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना होगा 1। सिमिलरली इसी तरीके से R3 R4 का 1 होगा, R5 R6 का 1 होगा और R7 R8 का भी क्या होगा 1 1 होगा। तो जो डायग्राम आपको ये दिखाई दे रहा है, अब वो डायग्राम आपके सामने इस तरीके से है। ठीक है, जो डायग्राम ये इस तरीके से था, ये दोनों सॉल्व हो गई, हमारा कितना बन गया 1 ओम। ये दोनों सॉल्व हो कितना हमारा बन गया 1 ओम। ये दोनों सॉल्व हो गया हमारा हो गया 1 ओम और ये दोनों सॉल्व हो गया हमारा हो गया 1 ओम। ओके, तो लेट कर लेते हैं भाई, ये जो था स्मॉल r1, ये स्मॉल r2, ये स्मॉल r3, ये स्मॉल r4। ठीक है, अब आप देखेंगे कि r1 और r4 आपस में सीरीज में, यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं है, करंट जो उसमें जाएगा वो उसमें जाएगा। तो R1 एंड R4 ये तो सॉल्व हो गया आपका इस तरीके से, स्मॉल r डाल देता हूँ। अब R1 R4 इस तरीके सिमिलरली ना आपने ऐसे 1 एंड 2 के लिए किया, फिर 3 एंड 4 के लिए आप जब एग्जाम में करेंगे तो सबके लिए सॉल्व करेंगे ध्यान से। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, R1 एंड R4 आर इन सीरीज। तो ये दोनों जब सीरीज में जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 1 + 1 यानी कि कितना 2 ओम। ऐसे R2 और R3 एंड R3 ये भी हमारे पास में इन सीरीज, तो ये भी कितना जाएगा पर यहाँ पे 1 + 1 यानी कि कितना होगा 2 ओम। अब ये जो हमारा डायग्राम पहले उस तरीके से था, अब ये हो गया। इसको सिंपलीफाई करने के बाद अब जो हमारा जो डायग्राम होगा वो क्या हो जाएगा, अब वो हो जाएगा ये। ठीक है, इनका ऐड हो कितना आ गया हमारा 2 ओम और इनको ऐड कर कितना हमारा 2 ओम। अब हमारे पास
जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसे कॉम्बिनेशन में हमारे पास पैरेलल में, तो 1/2 और 1/2, तो 2/2 1, तो 1/RP इक्वल टू 1, तो RP इक्वल टू क्या आ गया 1 ओम। यानी इस पूरे सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है वो क्या है बस 1 ओम। तो इस तरीके से आप नेटवर्क को सिंपलीफाई करते हो, ठीक है, ब्रेक करते रहते हो और नए नए नेटवर्क बना बना करके आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो था हमारा रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद का कंटेंट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।